अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नंबर 12 के कंप्लीट होने के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। और हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि बच्चों आप नाम से देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आजकल आप लोग करंट के नाम से वाकिफ़ ज़रूर हैं। आपको पता है कि हमारे अराउंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस ऐसे हैं जो करंट की वजह से ऑपरेट होते हैं, या आप यूँ कह लें कि ऐसे डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके ऑपरेट होने के लिए करंट का होना ज़रूरी है, या वो बनाए ही इस तरह गए हैं कि उनके लिए करंट अगर उनको प्रोवाइड करें तो वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ़ैन जिसके अंदर मोटर है, जब उसमें करंट जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है वो ऑपरेट करता है और जो भी उसका फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। इस तरह बच्चों जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के ऊपर ऑपरेट करता है। जब किसी इलेक्ट्रिक मोटर में से करंट पास करवाया जाता है तो उसकी कॉइल रोटेट करती है और उसके रोटेट होने पर वो जो मोटर है वो अपना टास्क या एक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरह बच्चों रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर या इस तरह के दीगर तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में करंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक आइडिया करंट का, कि करंट हम किसे कहते हैं या करंट जो है वो किस तरह का हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, करंट के मेटल के अंदर जो करंट है वो किस तरह से फ़्लो करता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करंट के मुख्तलिफ़ सोर्सेज पे बात करेंगे कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है या उसके होने के लिए किस तरह के सोर्सेज जो है वो रिक्वायर हैं। उसके बाद अफेक्ट्स हैं करंट के, करंट जो है वो हीट पैदा करता है, करंट जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसा कि चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे। और इस तरह केमिकल इफ़ेक्ट है करंट का, तो उसके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत ऐसे तमाम फैक्टर्स जो करंट के ऊपर अफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से करंट कम या ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है किसी मेटल की, और रेजिस्टर जो है वो एक डिवाइस है जिसको हम लगाते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। इस तरह फिर ओम्स लॉ स्टडी करेंगे, ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन देखेंगे, और लास्ट पर हम इसकी कुछ और एप्लीकेशंस जिसमें किरचॉफ्स रूल्स जो है वो पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और इस तरह की कुछ और चीज़ें। तो बच्चों ओवरऑल जो है इस चैप्टर में हम करंट के अराउंड ही घूमेंगे और करंट से रिलेटेड बातें ही करेंगे। तो इसको हमने सिंपल वर्ड में इस चैप्टर को हमने अंडरस्टैंड करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने जो है वो देखना है कि इस चैप्टर में कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता है मैं हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर करना है। तो इसमें डेफिनेशंस भी हैं इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और जो इसकी पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 12 के साथ है। 12 और 13 जो है इनसे मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है वो अटैम्प्ट होगा 8 मार्क्स का। तो आज का लेक्चर जो है जो हमारा लेक्चर नंबर 1, इसी तरतीब से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग इसको चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी इसी तरतीब से लेक्चर 1, 2, 3 की तरतीब से आप इस चैप्टर को ढूंढ सकते हैं और आप इसको तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को भी पढ़ने से पहले आप लोग अपना पहले जो है वो इस लेक्चर का एक टाइम स्पेयर करें कि आपने इसको 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में इस पूरे लेक्चर को आपने जो है वो कंप्लीट देखना है। उसके लिए आप अपने टाइम शेड्यूल में वो टाइम मैनेज करें जिसमें आप लोग बिल्कुल फ्री हों और आप इस पूरे लेक्चर को एक मुसलसल जो है इसको कंटिन्यूसली देख सकें, ठीक है बच्चों। और जब लेक्चर आप स्टार्ट करें तो अपने पास पेपर और पेन ज़रूर रखें ताकि आप उस पर कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख सकें। लिखने से जो है वो कुछ मेमोरी जो है वो ज़्यादा उसको देर तक जो है वो बातें मेमोरी में रहती हैं, ठीक है। तो ये बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया। तो हम चलते हैं इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन की तरफ, और इस चैप्टर में जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हेडिंग मैंने बनाई है आज के इस टॉपिक की, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूँगा। उसमें बच्चों एक है इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम इसकी डायरेक्शन पे बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, और तीसरी चीज़ जो है वो करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। तो इसमें ये तीनों जो हैं वो एक तरह से डेफिनेशंस, एमसीक्यूज़ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसमें बन सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इसको पता तो हमें चल गया कि जो करंट है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमारी लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, हमारे मोबाइल्स भी करंट पे जो है वो करंट चाहिए उसको चार्ज करने के लिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स नाउ। तो करंट जो है इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो करंट को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस through a conductor, flow of charges through a conductor is known as current। ठीक है बच्चों, अब जहाँ तक हम बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो बहुत ही की आइडिया है कि अगर किसी ने बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ना हो कि करंट क्या है, तो उसके लिए सिंपल ये जो 3 लेटर्स वर्ड्स हैं वो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस जो है वो जब फ्लो करते हैं और उनके फ़्लो करने के लिए चार्जेस के आमतौर पे जो है वो एक कंडक्टर रिक्वायर होता है जिसके अंदर चार्जेस फ़्लो करते हैं। वैसे कंडक्टर के अलावा भी जो है वो चार्जेस फ़्लो कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे कंडक्टर के हवाले से ही हम बात करते हैं। तो करंट को सिंपली हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कह देते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज़ नोन एज करंट। ये इसकी एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। ठीक है, क्वालिटेटिव मींस कि अभी इसमें जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अभी इसमें हमने ऐड नहीं किया, ये सिर्फ क्वालिटेटिव है, मतलब एक विदाउट कैलकुलेशन है और सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, तो फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा बच्चों, अगर किसी आप लोगों के ज़हन में आ रहा है कि चार्जेस तो 2 किस्म के होते हैं, चार्जेस में पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, तो अब जो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इन चार्जेस में कौन से चार्जेस होंगे, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो बच्चों चार्जेस होंगे ये पॉजिटिव भी होंगे और ये चार्जेस नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, जब हम चार्जेस कहते हैं तो देन इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो चार्जेस हैं इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, यानी कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ़्लो भी हो सकता है और करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस का फ़्लो भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जो करंट है उसका जो फ़्लो है वो हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, करंट का जो फ़्लो है वो गैसेस में है, करंट का फ़्लो जो है वो लिक्विड्स में है, या करंट का फ़्लो जो है वो सॉलिड्स में है। तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि फिर जो चार्जेस है वो हम कौन से लेते हैं, वो चार्जेस हम पॉजिटिव लेते हैं या वो चार्जेस हम नेगेटिव लेते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब एक तो इसमें चार्जेस की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी, दूसरा अभी मैंने आपसे जो है वो यहाँ से कहा था, एक मैंने वर्ड लिखा है कंडक्टर। तो थ्रू अ कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर का वर्ड आम तौर पे मैंने जो है वो लिख दिया है कि इसकी डेफिनेशन में आ जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये कंडक्टर जो है वो किसी जगह पे मौजूद हो। जैसे गैसेस में अगर करंट का फ़्लो होता है तो दैट इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसमें कोई जो है वो कंडक्टर का आइडिया नहीं है। तो मेटल्स में हो तो फिर हम उसमें कंडक्टर का वर्ड जो है वो लिख देते हैं, आप देखेंगे इसमें हम अभी यूज़ करेंगे। अच्छा बच्चों, ये तो थी इसकी क्वालिटेटिव यानी विदाउट मैथमेटिकल जो है, ये इसकी वो डेफिनेशन है जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जस्ट क्वालिटेटिव है। अगर हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करें जिसमें इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए, तो फिर इसको जो है बच्चों हम इस डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर या थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है, थ्रू, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखता हूँ, इसको हम कह सकते हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर
इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये बच्चों इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का मतलब है कि इस डेफिनेशन से हमें इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी मिलता है कि जिससे हम इस करंट की जो कैलकुलेशन है या इसकी जो मेजरमेंट है उसको भी एनालाइज कर सकें, उसको भी फाइंड आउट कर सकें कि इसकी जो मेजरमेंट है या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो कितना है। तो देखिए बच्चों, वो बाकी ये वर्ड्स वही हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास करंट जो है वो किसी कंडक्टर में फ़्लो कर रहा है, लेट्स से दिस इज़ अ वायर। आप लोग इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे कि एक वायर है, ये वायर जो है ये कॉपर है, राइट। ये वायर जो है वो फ़र्ज़ करें कि या फिर सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, या कोई भी मतलब ऐसी वायर या ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास कर सकता हो। ठीक है, ये आगे जाके हम बात करेंगे कि तमाम मटेरियल्स में से करंट भी पास नहीं करता। तो ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का अगर हम कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, लेट्स से कि मैं इस कंडक्टर का इतना पार्ट जो है, इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास किया, राइट। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन हाउ मच टाइम, राइट। सो दो चीज़ें, अब यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एक है डेल्टा क्यू विच मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द टाइम, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर दिस चार्ज टू फ्लो। तो टाइम के साथ जब हम चार्ज के फ्लो को रिलेट कर देते हैं तो ये बच्चों इस चार्ज की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव जो है पॉइंट ऑफ व्यू करंट का, वो बन जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी करंट का जो क्वांटिटेटिव व्यू है उस हवाले से हम इसको देखते हैं। तो बच्चों अगर इसको फिर अब मैं लिखूं मैथमेटिकली, अगर हम इसको लिखें इसी चीज़ को फिर अब मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास करंट के लिए जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं I, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। सो व्हाट इज़ डेल्टा Q? डेल्टा Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस डेल्टा Q कैन बी पॉजिटिव, दिस डेल्टा Q कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो डेल्टा Q जो है ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अभी तक मैं वर्ड चार्ज का यूज़ कर रहा हूँ, राइट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम डेल्टा T, सो दैट मेजर्स करंट। अब इस डेफिनेशन में जस्ट ये कहा था फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी को बताना हो कि करंट क्या है तो सिंपली यू कैन आंसर फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, मेजर कैसे करते हैं उस करंट को, देन वी राइट दिस डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो ये मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सामने आ जाएगी। अब जो ये जो करंट है आई, ये आपके सामने मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये डिफरेंट फॉर्म्स में आप डिफरेंट बुक्स में देख सकते हैं। हमारी बुक में इस तरह लिखा है। ये सिंपली अगर किसी ने लिखना हो तो लिखा जा सकता है कि I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T, राइट। स्मॉल q भी यूज़ कर सकते हैं, T भी यूज़ कर सकते हैं, डेल Q ओवर डेल T भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू I टाइम्स T। तो ये इक्वेशन भी यूज़फुल है। ये मेरे न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो अब जो I जो है दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो करंट को जब मेजर करेंगे तो हमें डेफिनेटली इसके यूनिट्स भी जो हैं वो रिक्वायर होंगे, हमें चाहिए होंगे कि इसके यूनिट्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट्स ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो यूनिट ऑफ करंट जो है ये हैं एम्पियर्स, राइट। करंट के यूनिट्स को हम एम्पियर कहते हैं। सिंपल एम्पियर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे तो इस तरह से, और सिर्फ ए लिखेंगे तो कैपिटल। तो एम्पियर जो है उसको अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि एक एम्पियर करंट जो है वो कितना होगा, तो I जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1A मीन्स 1 एम्पियर, सो दैट मेक्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। तो 1 एम्पियर इज़ बेसिकली a flow of 1 coulomb charge through any cross section of a conductor in 1 second.
अगर किसी कंडक्टर में से किसी भी उसके एक स्मॉल पार्ट में आप ले लें, उस कंडक्टर का कोई भी पार्ट ले लें, ठीक है, उसके किसी भी हिस्से में आप जो है ये चीज़ देखें कि उसके उस हिस्से में से, उस स्मॉल पार्ट में से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है और 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि नाउ द करंट थ्रू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर। सही है, तो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम्स पर सेकेंड। इसी तरह एम्पियर से फिर हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ यानी 2 एम्पियर भी बना सकते हैं। सो 2 एम्पियर करंट विल बी 2 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं 2 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। इस तरह 3 एम्पियर का मतलब होगा 3 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। तो जितने एम्पियर करंट बढ़ता है दैट मीन्स द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन दैट कंडक्टर हैज़ इंक्रीज टू दैट मच वैल्यू, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई है। आम तौर पे जो थोड़ा करंट जो है उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं जैसे मिली एम्पियर, राइट, छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं MA मिली एम्पियर। इस तरह हम यूनिट्स यूज़ करते हैं माइक्रो एम्पियर। आम तौर पे यही यूज़ होते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, जो सेल्स वगैरह से जो करंट्स जो है वो हम किसी सर्किट में डिस्कस करते हैं, तो उसको मिली या माइक्रो एम्पियर्स में ही डिस्कस किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, अभी तक डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट की, और उसके बाद हमने करंट को डिफ़ाइन किया मैथमेटिकली और उसके यूनिट्स जो हैं उनको जो है वो लिख दिया। अच्छा बच्चों, करंट जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, मिसाल के तौर पे गैसेस में भी हो सकता है। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के अंदर भी करंट हो सकता है। गैसेस जो हैं, जैसे जो फ़र्ज़ करें कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, अब अगर किसी ट्यूब के अंदर या किसी जगह पे जो अगर हाइड्रोजन गैस है और इस ट्यूब के अंदर अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जब इन हाइड्रोजन एटम्स को कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, मिसाल के तौर पे इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, राइट, तो ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये आयोनाइज हो जाएंगे, राइट। अब ये जो एटम है ये आयोनाइज होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको इमिट कर देगा, तो इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, तो एटम जो है वो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ये एक और एटम है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और ये एटम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बन गया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया और ये पॉजिटिव आयन बन गया। इस तरह एक और एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो एटम पॉजिटिव आयन बन गया। तो बच्चों देखिए, ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अगर ये आयोनाइज हो जाते हैं, इसके एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं तो उसके नतीजे में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स भी बन जाते हैं और डिफरेंट आयंस भी बन जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस। अब देखिए यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, आप इमेजिन करें फ़िलहाल कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं दैट आर मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो तमाम जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस तरफ को मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डेफिनेटली पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। तो अगर कोई कहे कि क्या ये करंट है, तो येस इट इज़ करंट, इट इज दिस करंट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू चार्जेस। और वो जो चार्जेस हैं वो इसमें कौन से चार्जेस हैं, देखें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, दोनों ही चार्जेस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गैसेस में जो करंट होगा, गैसेस में जो करंट होता है उसकी वजह इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उसकी वजह जो है वो पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, या इन सम केस नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लगा लेता है तो फिर उस केस में वो एक नेगेटिव आयन भी बन जाता है। तो इट मीन्स के जो गैसेस हैं, अगर आपसे MCQ पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं कि गैसेस के अंदर जो करंट है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ नेगेटिव आयंस, सबकी वजह से होता है। ठीक होगी बात। इस तरफ जो अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के अंदर भी करंट कंडक्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट हो और ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वाटर है इसमें लेट्स से, और ये हमारे पास बच्चों एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, और ये एक कैथोड है, ये प्लेट्स हैं दो,
और ये नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। अगर इस पानी में हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालें, राइट, कॉपर सल्फेट, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, जैसा कि ये दोनों मेटल प्लेट्स इसमें हमने डिप की हैं इसके अंदर, तो फिर बच्चों इसमें ये होता है, इस सोल्यूशन के अंदर कॉपर और सल्फेट आइंस जो है ये बन जाते हैं, कॉपर और सल्फेट आइंस बन जाते हैं। अब कॉपर जो है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आइन है, तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स कैथोड, और जो सल्फेट आइंस हैं नेगेटिव हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड। तो ये जो कॉपर और सल्फेट आइंस की मोशन होगी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर लेट्स से, तो वाटर के अंदर जब ये दोनों आइंस मूव करेंगे तो ये दोनों आइंस बेसिकली चार्जेस हैं अब, ठीक है ना, ये दोनों तो चार्जेस ही हैं ना, यानी कॉपर जो है वो अब पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट जो है वो नेगेटिव चार्जेस है। और हमने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा था, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। तो इस लिक्विड के अंदर, लिक्विड इज़ अ कंडक्टर, मतलब उसके अंदर वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो चार्जेस जो है वो थ्रू लिक्विड मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इन चार्जेस का जो फ्लो होगा इस लिक्विड के अंदर, तो ये करंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है लिक्विड्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। तो उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू, यानी लिक्विड्स के अंदर जो करंट होगा दैट विल बी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है बच्चों, तो गैसेस में भी फ्लो होता है और लिक्विड्स में भी फ्लो होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स के अंदर जो फ्लो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब जो लास्ट पे अगर मैं बात करूँ सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में जो तमाम किस्म के जो सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं और उन सॉलिड्स को हम कहते हैं मेटल्स, राइट। सॉलिड्स के अंदर मेटल्स जो है ये उसकी एक कैटेगरी है। तो मेटल्स जो है दैट आर गुड कंडक्टर, राइट, उनके अंदर अच्छा करंट फ्लो करता है। इस तरफ जो एक हैं सेमीकंडक्टर्स जो कि सॉलिड्स में होते हैं, इनके अंदर जो है वो पार्शल जो है वो करंट फ्लो करता है। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरी किस्म के सॉलिड्स जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं, जिनके अंदर प्लास्टिक्स, रबर्स वगैरह जो है, प्लास्टिक, वुड, इस तरह के कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो जो सॉलिड के अंदर जो है वो डिफरेंट सॉलिड्स की टाइप्स हैं, जिस पे डिपेंड करता है कि उसमें से करंट जो है वो पास कर सकता है या नहीं। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स में फिर हम करंट के हवाले से जो है वो मेटल्स को ज़्यादा जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मेटल जो है, फ़र्ज़ करें जो मेटल जो है ये सॉलिड में से मैंने मेटल्स जो है उसको लिया है। तो एक मेटल जो है जस्ट लाइक कॉपर और सिल्वर और एल्यूमिनियम, तो किसी भी मेटल के अंदर जैसे कि फ़र्ज़ करें जो ये कॉपर ले लेता हूँ, चलें, या फिर सिल्वर ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट सेम। तो मेटल जो है उसके अंदर जो उसके एटम्स होते हैं आम तौर पे उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें से एटम्स में से अलहदा हो जाता है। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि उन एटम से अलहदा हुए होते हैं। तो उस केस में मेटल के अंदर नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएगा वो एटम एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। लेकिन मेटल्स के केस में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये हैवी होते हैं, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ते। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट आर फ्री, राइट, दैट कैन मूव। तो मेटल के अंदर अगर आप पूछें कि सर जो करंट है वो किस वजह से होगा, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव नहीं करते। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो ये MCQ आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि गैसेस के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। लिक्विड्स के अंदर कौन से चार्जेस हैं जो कंडक्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मेटल्स, सॉलिड की बात करें तो मेटल्स में, पर्टिकुलर मेटल्स में
जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं और वो उसमें मूव कर सकते हैं। तो जो सॉलिड के अंदर या मेटल के अंदर जो करंट है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस की वजह से नहीं होगा। ठीक होगी बात बच्चों? तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया। चले बच्चों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। अब देखिए बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अब ये आप लोग इसको इस तरह से सोचें कि करंट जो है ये तो बच्चों दोनों चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है ना। करंट जो है ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी होता है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो भी होता है, प्रोटॉन्स का फ्लो भी होता है, पॉजिटिव आयंस का फ्लो भी होता है, और करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो भी होता है। ये तो फिर दोनों तरह से हो गया फ्लो, पॉजिटिव का फ्लो भी हो गया और नेगेटिव का भी फ्लो हो गया। अब जो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ, चलें इस तरह बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है जो हमारे पास दो डायरेक्शंस है करंट की जो हम लेते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन, द फर्स्ट टाइप ऑफ करंट इज़ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट जो है इसमें जो हमारे पास जो रूल्स हैं या इसको जो हमने लिया है वो इस तरह लिया है कि दैट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट। तो कन्वेंशनल करंट की जब बात आती है तो इट मीन्स कि वी आर कंसिडरिंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक होगी बात, ये बात कन्फर्म हो, मतलब इस तरह से आप देखें कि व्हेन एवर वी डील विद कन्वेंशनल करंट इट इज़ अंडरस्टूड कि हम लोग जो फ्लो देख रहे हैं चार्जेस का वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो देख रहे हैं। जब हम फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि जब हम कंसिडर करें कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वी से दिस इज़ कन्वेंशनल करंट, ठीक होगी बात। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिर अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब ये बात मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट जो है दैट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जब हम किसी कंडक्टर को लेट्स से किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर में जो फ्लो होगा दैट फ्लो विल बी कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फर्स्ट करें बच्चों, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, राइट, अ पीस ऑफ कॉपर और पीस ऑफ आयरन। इस कंडक्टर को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये एक जनरल आइडिया है, आप लोग जानते हैं कि करंट जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर फ्लो करता है। अब जो इस कंडक्टर का ये वाला जो एंड है ये आप समझ लें कि ये पॉजिटिव है, चार्ज है, और ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव है। एक तरह से कि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये साइड इस कंडक्टर की पॉजिटिव है और ये साइड इस कंडक्टर की नेगेटिव है। अब जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों या दो चार्ज प्लेट्स हों, लेट्स से कि ये चार्ज प्लेट, एक प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट जो है ये नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे चैप्टर 12 में जब हमने ये पढ़ा था तो ये भी आपने साथ पढ़ा था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। ये बात याद है ना आपको चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर 12 में ये पढ़ा था। अब जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी के दो एंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक्चुअली उस कंडक्टर की दोनों साइड्स बिल्कुल ऐसे ही हो जाती हैं जैसे एक पॉजिटिव प्लेट थी और कि नेगेटिव। तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है इस कंडक्टर के अंदर। तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एक्चुअली फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E बना
उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब जो इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, यू कैन इमेजिन कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज Q की जो डायरेक्शन होगी, अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या यूँ कह लें कि ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या हुई? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करेगा तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, एक तो आपने ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है दैट इज़ एक्चुअली कन्वेंशनल करंट। एक तो इसका नाम ये रखना है कि ये कन्वेंशनल करंट है, राइट। और दूसरा पॉइंट जो मैंने वहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज या कन्वेंशनल करंट जो है वो जब भी होगा वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, या फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। या तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो मैंने लिखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये बात आप जो आपने याद रखनी है। अब दूसरा जो करंट है उसको जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसमें जो है ये हमारे पास पहली डेफिनेशन थी कन्वेंशनल करंट जो मैंने यहाँ लिखी थी। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है बच्चों that is due to number 1 that is due to negative charges, right, that is due to negative charges। number 2 एक तो ये होगा कि इसमें जो है वो नेगेटिव चार्जेस होंगे जो मूव करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और तीसरी जो बात इसमें ये होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट में कि ये जो करंट होगा ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बात ये आपने याद रखना है किस तरह से। अब देखें इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट टाइम तो ये हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ये दोनों एंड्स हैं और दोनों एंड्स को, एक को हम बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हम ये काम करते हैं कि कंडक्टर के दोनों एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब उस ऐसे ही हो गया कि उस कंडक्टर की एक साइड जो है वो पॉजिटिव एंड हो गया और उस कंडक्टर का जो दूसरा एंड है वो नेगेटिव एंड हो गया उसका। यही सिचुएशन बनी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जो बिल्कुल उसी तरह से जो है उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर टू द नेगेटिव साइड। कंडक्टर की ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव है और ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो तो चेंज नहीं होनी। अब आप इमेजिन करें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर के अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव Q पड़ा है, तो आप खुद सोचें कि ये नेगेटिव Q जो है ये किस तरफ को मूव करेगा, या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स वो किस तरफ लगेगी। जैसे इस प्लस Q के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगी थी Fe इज़ इक्वल टू EQ, याद है ना आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, वो लगी थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो इस नेगेटिव चार्ज के केस में इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी इस फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये तो मूव करेगा। पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगी तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी Fe दैट विल बी इक्वल्स टू EQ, राइट, दैट विल बी माइनस EQ। माइनस EQ का मतलब है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट है। ठीक है, अब आप देखें ये तीनों बातें यहाँ पे फुलफिल होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है दैट इज़ ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, राइट, या कंडक्टर कह लें या इसको बैटरी कह लें, बैटरी के नेगेटिव या कंडक्टर के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। और जब इस तरह होगा तो ये होगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब जो है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऑपोजिट मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आपको। डायरेक्शन ऑफ करंट में हमारे पास एक कन्वेंशनल करंट है और एक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ, आपके सामने डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब बच्चों सिचुएशन इस तरह है कि अब हमारे पास करंट की दो डायरेक्शन है। जब हम करंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। अब फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सेम होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? देखें, इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिनकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब जो अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल इफेक्ट की, एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब है कि अगर इस कंडक्टर की जगह या अगर यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दूँ, यहाँ पे कोई बल्ब लगा देता हूँ और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है, तो लेट्स से बच्चों यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया हमने और यहाँ पर भी सर्किट में हम एक बल्ब लगा देंगे, राइट। तो अब इस बल्ब को जब करंट पास हुआ तो ये बल्ब ऑन हो गया और जब करंट पास हुआ तो ये बल्ब जो है वो ऑन हो गया। अब जो इसका एक्सटर्नल इफेक्ट है करंट का वो इस बल्ब का ऑन होना है या इस बल्ब का ऑपरेट होना है, और वो जो एक्सटर्नल इफेक्ट है इस बल्ब का ऑपरेट होना वो इन पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो या इन नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से सेम होगा। अगर किसी जगह पे ये बात याद रखें कि अगर किसी जगह पे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, जैसे मैंने बात की थी गैसेस में और लिक्विड्स में कि पॉजिटिव चार्जेस भी इनमें मूव करते हैं, तो उन मूव करते हुए पॉजिटिव चार्जेस को अगर हम उनका एक्सटर्नल इफेक्ट देखें या उनको किसी बल्ब में से किस तरह पास करवाएं तो दैट विल टर्न ऑन, राइट। तो एक्सटर्नल इफेक्ट के हवाले से जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है और जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है दैट इज़ ऑलवेज सेम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम सिर्फ ये देखें कि बल्ब ऑन है या ऑफ है, तो बल्ब तो ऑन है और मतलब उसके बैकग्राउंड पे वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है या वो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, राइट। तो उसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट है जहाँ तक उसकी बात है, सो अगर मैं बात करूँ कि जो करंट का एक्सटर्नल इफेक्ट है वो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, दोनों केसेस में एक्सटर्नल इफेक्ट सेम है। अब बल्ब ऑन देखते हैं उसके पीछे पॉजिटिव फ्लो कर रहा है कि नेगेटिव फ्लो कर रहा है, हमें इससे क्या या इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है या नेगेटिव, एक्सटर्नल इफेक्ट तो दोनों का सेम है। तो आइदर इट इज़ पॉजिटिव चार्जेस विच आर मूविंग, आइदर इट इज़ नेगेटिव चार्जेस विच आर मूविंग, एक्सटर्नल इफेक्ट इज़ सेम इन बोथ द केसेस। तो बच्चों जब हमें इस बात पे पहुंचते हैं कि एक्सटर्नल इफेक्ट जो है वो दोनों का चार्जेस का सेम है, तो बाय रूल जो है हम लोग फिर दोनों में से एक जो फ्लो है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हम यही कहते हैं कि जब एक्सटर्नल इफेक्ट सेम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं कि नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं या पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो द इफेक्ट इज सेम। सो बाय रूल और बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज टेक वन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दोनों में से अब एक ही डायरेक्शन हम ले लेते हैं कि जब एक्सटर्नल इफेक्ट सेम है तो फिर हर केस में, हर एग्जांपल में, हर प्रॉब्लम में ये कहना कि ये नेगेटिव चार्ज हैं और ये इधर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये इधर मूव करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो ये इधर मूव करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है तो ये इधर मूव करेगा, तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी इससे। तो फिर हम अडॉप्ट कर लेते हैं जनरली कि जब भी करंट का फ्लो होगा दैट विल ऑलवेज बी टेकन एज कन्वेंशनल फ्लो, राइट, दैट इज़ ऑलवेज बी टेकन एज कन्वेंशनल फ्लो। तो कन्वेंशनल फ्लो ही हमेशा लिया जाएगा। जब भी हम किसी सर्किट को डिस्कस करेंगे, आपके सामने मैं कोई सर्किट बनाऊंगा, उसमें बैटरी दिखाऊंगा, बैटरी का पॉजिटिव एंड है, फिर ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, राइट। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो इर्रिस्पेक्ट कि यहाँ पे कौन से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इसको हमने गौर ही नहीं करना, हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना, और हमने सिंपली कह देना है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। और ये आपको पता है जब हम ये वाली डायरेक्शन लेते हैं करंट की तो दैट करंट इज़ नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है ना, ये जो अभी आपको मैंने कन्वेंशनल करंट की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। सो किसी भी सर्किट में
ये बैटरी है, ये बल्ब है, स्विच ऑन होगा, ये बल्ब ऑन हो जाएगा, दैट्स ऑल। कौन से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हमें नहीं पता, पॉजिटिव है पता नहीं, नेगेटिव है पता नहीं, बट दिस इज़ द करंट इज़ फ्लोइंग। और उसकी जो एक डायरेक्शन हम ले लेते हैं दैट इज़ कन्वेंशनल, और फिर कन्वेंशनल के रूल्स इसके ऊपर सारे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल के जो रूल्स हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, ये सारी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि जो इसकी एक डायरेक्शन को जो है इस तरह से अडॉप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर 14 में आप देखेंगे कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं करंट से रिलेटेड, राइट हैंड रूल, एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल, कर्ल राइट हैंड रूल, वो फिर हमें करंट की किसी एक डायरेक्शन के मुताबिक बनाने पड़ते हैं। किसी आप देखेंगे चैप्टर 14 में कि जब करंट जो है वो किसी कंडक्टर में मूव करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब वो कौन सा करंट है जिसको लेकर हम ये सारे रूल्स बना दें कि जब करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। तो ये अब कौन सा करंट है भाई जिसको लेके हम ये रूल बनाएं? तो इट इज़ ऑलवेज टेकन कि हम हमेशा जो है वो फिर जो कन्वेंशनल करंट है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमेशा फॉलो करते हैं, और इस सेंस में भी कि दोनों का जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो सेम है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके साथ डिटेल में इसको डिस्कस किया है। सही है जी, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट का। इसमें सिर्फ MCQs हैं। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ कन्वेंशनल, और वो जो तीनों रूल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ये अप्लाई कर देने आपने, हमेशा ये रूल याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के आखिरी हेडिंग की तरफ, और वो है करंट थ्रू आ मेटेलिक कंडक्टर। अब जो फर्स्ट करें, अब हम पर्टिकुलर हो गए हैं, ठीक है। पहले मैं जनरल बात कर रहा था, तो अब हम पर्टिकुलर जो है वो हो जाएंगे, और वो अब हम सिर्फ बात करेंगे एक मेटेलिक कंडक्टर के हवाले से, ठीक है, जो कि हमारी हेडिंग है मेटेलिक कंडक्टर के हवाले से। ठीक है, तो बच्चों हम करंट थ्रू आ मेटेलिक कंडक्टर, इसमें जो हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मेटल का पीस है, पीस ऑफ मेटल, वी हैव अ पीस ऑफ मेटल, ठीक है, लाइक कॉपर एंड सिल्वर। ये हमारे पास उसका कुछ पार्ट है, कुछ पोर्शन है। तो इसके अंदर जो करंट का फ्लो है, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया था, तो जो एक्चुअली किसी भी मेटल के अंदर, जैसा ये कॉपर है लेट से, तो जो इस कॉपर के अंदर जो है आप याद रखें कि ये इसके एटम्स हैं। लेट से मैं इन ब्लैक डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये इसके एटम्स हैं, और इन एटम्स के जो वैलेंस शेल है, राइट, आई होप कि आपको वैलेंस शेल का पता है। तो इन एटम्स के जो किसी भी एक एटम का जो डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स हैं, उसमें जो वैलेंस शेल है दैट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और उस 1 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, राइट, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये थर्ड या डिफरेंट शेल्स। तो लास्ट शेल हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, तो अगर ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे इस एक एटम को इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से स्केप हो जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से निकल जाना है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये जो एटम है ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया, राइट, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से अलहदा हो गया। तो ये देखें, किसी भी मेटल के अंदर रूम टेम्परेचर पर ही ये हो जाता है कि उसके एटम्स के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें से अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में जो उसके एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव। एज ए होल ये जो मेटल है ये न्यूट्रल ही रहती है, राइट, ये आपने याद रखना है, एज ए होल न्यूट्रल। क्योंकि न्यूट्रल इसलिए कि इसमें से, इस पूरे पीस ऑफ मेटल में से किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना तो कमी हुई है और ना कोई इजाफा हुआ है। जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सो एज ए होल द पीस ऑफ मेटल इज़ न्यूट्रल। ठीक होगी बात। अब जो ये होता है, अब इसमें दो केसेस हैं। एक केस ये है, पहला केस ये है कि ये जो पीस ऑफ मेटल है इसको हमने किसी भी एक्सटर्नल पोटेंशियल या बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो उस केस में ये होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डायरेक्शन इस तरफ को है मूव करने की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ हो, कुछ की डायरेक्शन इस तरफ हो, कुछ की डायरेक्शन ये हो, कुछ की डायरेक्शन ये हो, इस तरह से हो, ये हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो। अब इसका मतलब है कि ये रैंडम मोशन हो गई इन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। जो बहुत सारे या थोड़े इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल करंट। वापस आ जाए डेफिनेशन पे। करंट की क्या डेफिनेशन हमने की है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज़ अ चार्ज। तो कुछ चार्ज जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका जो फ्लो है दैट मेक्स अ वेरी स्मॉल करंट। फर्ज करें ये करंट है I1, राइट। फिर बहुत सारे या कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किए, तो इस डायरेक्शन में जितने भी चार्जेस मूव किए उन चार्जेस की वजह से जो करंट है वो कितना बना? I2। फिर कुछ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गए, उनका जो करंट है वो I3 है। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गए, उनका करंट I4 है, I5 है, I6 है, I7, I8, I9। डिफरेंट मतलब जस्ट ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स चूँकि रैंडम डायरेक्शंस में है तो रैंडम डायरेक्शंस में रैंडम करंट्स हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इस तरफ इलेक्ट्रॉन गए इस तरफ करंट, इस तरफ इलेक्ट्रॉन गए इस तरफ करंट, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए इस तरफ करंट, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए इस तरफ करंट। तो देर आर सो मैनी स्मॉल करंट्स विद इन दिस पीस ऑफ मेटल। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है बच्चों कि ऑन द एवरेज, अब अगर हम एवरेज की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट is equal to rate of flow of electrons on the left. Rate of flow of electrons in upward direction equals rate of flow of current in the downward direction, right? So current in right direction equals current in left direction, current in upward direction equals current in downward direction, outward direction, inward direction. So the sum of all these currents adding together makes it zero. तो इस piece of iron copper में जो रिजल्टेंट करंट होता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल बैटरी सोर्स या एक्सटर्नल विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो उस केस में इसके अंदर करंट होता है बट द सम ऑफ ऑल द करंट इज़ ज़ीरो, राइट। ये आपने याद रखना है। सम ऑफ, इन दिस केस सम ऑफ ऑल द करंट्स इज़ ज़ीरो, राइट, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। इस केस में आप ये याद रख लें कि जो E है इस कंडक्टर का वो ज़ीरो है। ये पेपर में आ सकता है कि व्हेन E इज़ ज़ीरो हाउ मच इज़ करंट, कितना करंट होगा जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो उसमें से जो करंट होगा वो भी ज़ीरो होगा, और वो ज़ीरो सम होने की वजह से होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरा केस ये है कि इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो जब इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी या किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें और उस सोर्स की वजह से, ठीक है, अब फिर वही सिचुएशन है कि इसके अंदर बहुत सारे जो है वो इसके एटम्स हैं जिनको मैं इनसे शो कर देता हूँ, ठीक है, जो कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एटम्स जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। आप याद रखें बच्चों, इन एटम्स का इतना मैस है कि ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी के ज़हन में आ रहा है तो कंडक्टर के में तो पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो मूव करते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी नेग्लिजिबल मैस। तो उनकी जो मोबिलिटी है, जो उनका फ़्लो है वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द मोबिलिटी ऑफ होल एटम। होल एटम जो है एक मुकम्मल एटम जो है जो पॉजिटिव आयन है उसकी मोबिलिटी इतनी इजी नहीं है। तो बच्चों बहरहाल अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एस्टेब्लिश हुआ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीइंग नेगेटिव चार्ज, आपको पता है वो मूव करेंगे ऑपोजिट टू ई, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट टू ई होगी और इस तरफ को मूव करेंगे, इस तरफ को मूव करेंगे। जो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस ई क्यू। ये भी याद रखना है आपने कि इस कंडक्टर के एक एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन पर। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जहाँ भी मौजूद है इस कंडक्टर के जिस भी हिस्सा में है,
इस कंडक्टर के जिस भी एरिया में मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी और वो जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स क्यू। नेगेटिव आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज द फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इस फोर्स जो है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ऑपोजिट टू ई जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स, जब भी किसी पार्टिकल पे किसी मास के ऊपर फोर्स लगती है तो उस पर एक्सेलरेशन जो है उसमें पैदा होगा। अगर आप थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल मास 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो इस मास पर जब इतनी फोर्स लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एम ए इक्वल्स माइनस ई टाइम्स क्यू, और यहाँ से अगर ए निकालें तो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स क्यू बाय एम। तो ये जो ए है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने की वजह से उस पर फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और फिर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब बच्चों एक फ़र्क आपने और याद रखना है, ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा बच्चों, एक फ़र्क आपने याद रखना। देखिए, किसी कंडक्टर के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये देखें बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इस यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं रखता हूँ, तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी एफ ई विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स क्यू। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अकेला है, इसके आसपास और कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इसके आसपास और कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रुक जाए या किसी के साथ टकराए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से एक्सेलरेट करेगा। पहले रेस्ट में होगा, फिर जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्पीड बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी अनटिल के ये यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा माइनस ई क्यू ओवर एम। लेकिन बच्चों जो कंडक्टर के अंदर है यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ मौजूद, ठीक है ना। इसके आसपास इस किसी एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप ले लें तो उसके आसपास बहुत से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत से दूसरे एटम्स हैं। अब इस फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन तो पैदा होता है, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन पैदा होता है तो उसकी कोलिजन हो जाती है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और उसकी जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाती है और उसका जो एनर्जी है उसकी कम हो जाती है, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि इस फोर्स की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बहुत ज़्यादा होने की वजह से, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स और नेबरिंग एटम्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसका वो होता तो है वेरी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट इट हैज़ एक्सेलरेशन, लेकिन जैसे वो कोलिजन होता है तो उसका एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाता है। तो होता ये है कि फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक मखसूस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ठीक है, एक ख़ास वेलोसिटी हो जाती है इनकी जो कि कोलिजन्स के नतीजे में बनती है। जब ये इंडिपेंडेंट नहीं कोलेक्टिव बिहेवियर के तौर पे बात करें तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ कोलाइड करता है, इस तरफ कोलाइड करता है, एक्सेलरेट होने की कोशिश करता है, एक्सेलरेट करता है, कोलिजन होता है, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, फिर एक्सेलरेशन करने की कोशिश करता है, फिर कम हो जाता है। तो ओवरऑल एक मखसूस स्पीड होती है, एक मखसूस वेलोसिटी होती है जो ये अडॉप्ट करता है और उस वेलोसिटी के साथ फिर ये इस पूरे सर्किट में जो है ये मूव करता है। फिर जब इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस कंप्लीट सर्किट में बैटरी में से होता हुआ, लेट्स से ये बैटरी का दूसरा एंड है,
तो इस तरह ये बैटरी है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इस पूरी कंडक्टर में से, इस बैटरी में से होता हुआ मूव करना शुरू कर देते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एक मखसूस वेलोसिटी या एक मखसूस स्पीड हो जाती है जिसके साथ वो मूव करते हैं, और जो उस मखसूस स्पीड को, उस मखसूस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ये वर्ड आपने याद रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने याद रखना है कि ये एवरेज वेलोसिटी होती है तमाम इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। ये तमाम किसी कंडक्टर में मूव करने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप इसकी डेफिनेशन भी याद करेंगे नोट्स इससे, तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो जो होती है, आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू है 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर तो सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड भी हो सकती है। फिर तो इसकी वेलोसिटी जो है वो मतलब डिफरेंट होगी, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो फिर वो रैंडम मोशंस होती हैं, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी जो है वो आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। तो करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट। पॉजिटिव आयन का मैंने बताया तो है कि ये मेटल्स में होते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड है, वो नहीं मूव करेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। तो ऑलराइट, तो अगर इसको जो हम इसको अगर दिखाना हो कि फ़र्ज़ करें कि अगर कुछ सर्किट मैं बनाऊं और मैं उस सर्किट में लिखूं कि फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये वाला जो है ये एक मेटल है, और इस मेटल पीस को हमने इस तरह से जो है वो बैटरी में जो है बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक मतलब कि कंडक्टर है। इसको थोड़ा सा इधर मैं बनाता हूँ। ये देखें बच्चों, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये एक पीस ऑफ कंडक्टर है और इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन दिखानी हो अब आपने, तो बाय रूल, बाय कन्वेंशन, ये कंडक्टर है और ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। तो हमें तो पता है कि अब इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। लेकिन जब हम इसमें दिखाएंगे करंट का फ़्लो, तो दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। और इस फ़्लो को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल। क्यों? क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है वो अपने एक्सटर्नल अफेक्ट के हवाले से प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो जैसा ही है, राइट। तो अगरचे के मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो कहलाएगा या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन जब हम सर्किट बना के शो करेंगे तो फिर हमेशा हम इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कन्वेंशनल फ़्लो ही शो करेंगे। और इट इज़ अंडरस्टूड कि कन्वेंशनल फ़्लो जो है वो इसलिए शो किया है कि अपने एक्सटर्नल इफेक्ट के हवाले से ये जो कन्वेंशनल करंट है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सो कन्वेंशनल फ़्लो इज़ इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो ऑफ करंट। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल इफेक्ट के, अगर यहाँ पे बल्ब लगा हो तो दैट बल्ब विल टर्न ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बल्ब टर्न्स ऑन। तो इलेक्ट्रिक करंट है या कन्वेंशनल है, बल्ब इज़ ऑन। सो कन्वेंशनल फ़्लो इज़ इक्विवेलेंट, ये वर्ड आपने याद रखना है, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट। सो कन्वेंशनल फ़्लो इज़ इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली तो इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट हम करेंगे कन्वेंशनल फ़्लो, क्योंकि हमने अडॉप्ट कर ली है एक ही डायरेक्शन करंट की। और उसको अडॉप्ट करने की एक बड़ी वजह जो है वो रूल्स हैं। ये वो रूल्स हैं जो हमने डिवेलप करने हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, जिनका ताल्लुक़ करंट की डायरेक्शन से है। तो इसलिए करंट की एक ख़ास डायरेक्शन हमने हमेशा के लिए इसको अडॉप्ट कर लिया कि अब यही इसकी डायरेक्शन रहेगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझ आई होगी
कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुए होंगे, और जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आई वहाँ से फिर से देखें। और बच्चों अगर कहीं पे फिर भी समझ नहीं आया आपको, तो फिर आप लोग मुझे जो है वो इधर कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन लिखें या मुझे टेक्स्ट करें, तो मैं जो है आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगा। तो नोट्स के लिए जो है ना बच्चों, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ, meenaveed.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे आप लोगों को जो PDF नोट्स वगैरह हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं उसको अगर मैं नहीं भी लिख पाता, जैसे आज मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तो लिखी नहीं, जस्ट आपको बताया है, तो फिर वो ये है कि वो लिखी हुई डेफिनेशन या कुछ फर्दर हेल्पिंग मटेरियल जो है उसको आपको प्रोवाइड करने के लिए फिर ये जो वेबसाइट है, ये मैंने एक जो है रजिस्टर करवाई है, इस पर काम शुरू किया है, meenaveed MENAVEED.com, ठीक है। इस पर जाके आप लोग जो है वो इसके जो नोट्स वगैरह हैं या इसका जो हेल्पिंग मटेरियल है उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।